नमस्कार, लोकसर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हैरान करने वाला अंधविश्वास का सच, शमशान में तस्वीरों पर तंत्र क्रिया। गड्ढे में गुम NH 45 पर जानलेवा सफर की मजबूरी, भारी वाहनों पर गंभीर खतरा। और अपराध नियंत्रण का नया मंडल, सशक्त ऐप से पुलिस और समाज के बीच कम्युनिकेशन। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शमशान घाट आधी रात तंत्र साधना और सामने रखी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तस्वीर। बिलासपुर में सामने आई इस हैरान करने वाली घटना ने सबको चौंका दिया है। दावा है कि जेल में बंद एक आरोपी को जमानत दिलाने के लिए शमशान घाट में कथित तंत्र साधना की जा रही थी। आधी रात शमशान घाट में सन्नाटा था, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच कुछ लोग ऐसी गतिविधि में जुटे थे जिसने ग्रामीणों को हैरान कर दिया। देवरी गांव के शमशान घाट में 4 लोग कथित तौर पर तंत्र साधना कर रहे थे। ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो वे मौके पर पहुंचे। लोगों को अपनी तरफ आता देख चारों व्यक्ति भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर एक युवक को पकड़ लिया। शमशान घाट में जो चीजें मिली उन्होंने ग्रामीणों के शक को और गहरा कर दिया। वहां मछली, नींबू, सिंदूर और पूजा पाठ की दूसरी सामग्री रखी हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी तस्वीरें, जिनमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 युवकों की तस्वीरें शामिल होने की बात सामने आई है। आखिर ये तस्वीरें वहां क्यों रखी गई थी? पुलिस इसकी जांच कर रही है। पकड़े गए युवक की पहचान ऋषिकेश कुमार के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि ऋषिकेश चाकूबाजी के मामले में जेल में बंद प्रियांशु बोले का रिश्तेदार है। प्रियांशु को कुछ समय पहले तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल उसकी जमानत याचिका हाई कोर्ट में लंबित बताई जा रही है। रात को थाने में फोन आया कि कुछ गांव वाले जो हैं वो कुछ लड़कों को मारपीट कर रहे हैं, तो पुलिस पहुंची थी। तो वहां पर कुछ कपड़े वपड़े और पूजा पाठ का सामान रखा था, तो उनको लेके आए थे, पूछ रहे थे। तो उनसे पूछताछ में ये पता चला उनके साथ तो मारपीट किए थे गांव वाले, और पता किए तो जो लोग पूजा करने गए थे उसमें एक आरोपी था, चाकू बाज था, और अभी जमानत पे रिहा हुआ है। और 1-2 और उसके भाई या साथी जो हैं वो अभी जमानत उनको नहीं मिली है या वो जेल में हैं। तो ऐसी चाकूबाजी की घटना करके और जाके वहाँ पर पूजा पाठ करने से तो कुछ होना नहीं है। अपने आप को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने आचरण को सुधारें, न कि इस तरीके की पूजा पाठ करें। आगे चल के और भी सख्त कार्रवाई होगी यदि दोबारा ऐसी कोई भी पुनरावृत्ति अगर होती है तो। बताया जाता है कि जेल में बंद आरोपी को जमानत दिलाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए एक कथित तांत्रिक से संपर्क किया गया था। कथित तौर पर शमशान घाट में तंत्र साधना करने का उपाय बताया गया। इसी सलाह के बाद 4 लोग देवरी के शमशान घाट पहुंचे थे, लेकिन उनकी गतिविधियों की भनक ग्रामीणों को लग गई और पूरी योजना सामने आ गई। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर सीपत पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मौके से मिली पूजा सामग्री और तस्वीरों को भी जांच में शामिल किया है। फरार 3 लोगों की तलाश के साथ उस कथित तांत्रिक तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिसने कथित तौर पर जमानत के लिए ये उपाय बताया था। आधी रात शमशान घाट में हुई इस कथित तंत्र साधना ने इलाके में सनसनी जरूर फैला दी है। अब पुलिस की जांच से साफ होगा कि अंधविश्वास के नाम पर की जा रही इस गतिविधि के पीछे का पूरा सच क्या था। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। अब राशन लेने के लिए लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी। राज्य में पहली बार ऐसा सिस्टम शुरू किया गया है जहां एटीएम की तरह मशीन से चावल निकाला जा सकेगा। ग्रेन एटीएम अन्नपूर्णा के जरिए हितग्राही बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन से तय मात्रा का राशन ले सकेंगे। खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया महज कुछ सेकंड में पूरी हो जाएगी। ग्रेन एटीएम को 24 घंटे राशन वितरण के लिए तैयार किया गया है। मशीन में राशन कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद परिवार के सदस्य का
चयन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना होगा। अगर परिवार को 35 किलो चावल मिलना है तो एक बार में पूरा राशन लेने की बाध्यता नहीं होगी। जरूरत के हिसाब से 20 किलो भी लिया जा सकेगा। मशीन करीब 25 से 30 सेकंड में 25 किलो तक राशन डिस्पेंस कर सकती है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसी 3 मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें बिलासपुर की अन्नपूर्णा राज्य की पहली ग्रेन एटीएम पहल है। ये ग्रेन एटीएम है, इसका नाम अन्नपूर्ति है। ठीक है, जैसे आपको नॉर्मल एटीएम से पैसे मिलते हैं, इस एटीएम में आपको अनाज मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन जो है वो चावल दे रही है पीडीएस के अंदर, तो इस मशीन से आपको चावल मिलेंगे। बेनिफिशियरी को आकर सिर्फ अपना राशन कार्ड नंबर डालना है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते के साथ बेनिफिशियरी को उसका राशन 25 से 30 सेकंड में ये मशीन 25 किलो डिस्पेंस करती है जी। तो उनको ज्यादा लंबे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। प्लस ये 24/7 वर्किंग मॉडल है, तो बेनिफिशियरी कभी भी आ सकते हैं, आके अपना राशन ले सकते हैं। जिस सड़क से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं वह अब गड्ढों और कीचड़ में गुम हो गई है। पेंड्रा से बिलासपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 45 पर बारिश के बाद हालात इतने बदतर हो गए हैं कि सड़क और गड्ढों में फर्क करना मुश्किल हो गया है। करीब 7 किलोमीटर की यह कठिन दूरी तय करने चालक पस्त हो जाते हैं। तस्वीरें किसी गांव की कच्ची सड़क की नहीं बल्कि पेंड्रा और बिलासपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 45 की है। बारिश के बाद सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे पानी और कीचड़ से भर गए हैं। कई जगह तो सड़क ने तालाब का रूप ले लिया है। पानी में डूबे गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं होने से वाहन चालक जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। सड़क की हालत इतनी खराब है कि लगातार गड्ढों का सामना करना पड़ता है। सभी प्रकार के वाहन संभाल कर चलना पड़ता है। जर्जर 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे तक का समय लग जाता है। माझवानी केंदा बेलगैना रोड से लेकर पेंड्रा गौरेला मार्ग पर बांसा झाल के आगे तक सड़क की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 7 किलोमीटर के इस हिस्से में जगह जगह बड़े गड्ढे हैं। बारिश के दिनों में यही गड्ढे पानी और कीचड़ से भर जाते हैं। छोटे और भारी वाहनों को भी यहां से गुजरने में परेशानी हो रही है। कई बार भारी वाहन कीचड़ में फंस जाते हैं, जिससे जाम लगने और दुर्घटना की स्थिति बन जाती है। रोजाना करीब 2000 वाहन गुजरते हैं। बिलासपुर और पेंड्रा के बीच करीब 30 यात्री बसें भी इसी रास्ते से चलाई जाती है। ऐसे में सड़क की बदहाली का असर सीधे हजारों यात्रियों की सेहत पर पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा और ज्यादा है। पानी से भरे गड्ढों में फिसलने का डर और रात के समय सड़क की हालत का अंदाजा न लग पाने से हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत लंबे समय से खराब है, लेकिन जिम्मेदार विभाग स्थायी समाधान नहीं कर रहा। रोड बेहाल हो गया है, इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं इसका जो रोड वाले आदमी है। रतनपुर से लेकर के कंटिन्यूअसली गड्ढे हैं, कोई गाड़ी नहीं चल पा रही। 3 घंटे लग गए हैं और वो भी गाड़ी को बचा बचा के अपने को बचा 4 साल से हम लोग परेशान है इस रोड से, और ये कभी इसकी मरम्मत नहीं हो रही है तो दिक्कतें आ रही है। भाई दबे अगर हम लोग कभी रात में भी निकल गए हैं यहाँ से तो बहुत दिक्कतें आती है। बारिश में हालात और बिगड़ने के बाद लोगों की परेशानी अब चरम पर है। लोगों की मांग है कि सिर्फ गड्ढों में मिट्टी या मुरुम डालकर खाना पूर्ति करने के बजाय सड़क की स्थायी मरम्मत कराई जाए। अब हर गुजरते वाहन के साथ हादसे का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। नए आपराधिक कानूनों के अमल में जिले की पुलिस ने अब इनाम और कार्यवाही दोनों का फॉर्मूला अपनाया है। बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है, तो समय पर चालान पेश नहीं करने और डिजिटल प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले 18 थाना प्रभारियों को चेतावनी दी गई है। जिले की पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर 7 अगस्त को कार्यवाही संबंधी आदेश जारी किया। इसके तहत तय समय सीमा में न्यायालय में चालान पेश करने और डिजिटल प्रक्रिया पूरी करने वाले पुलिस अधिकारियों के काम की सराहना की गई। नए प्रावधानों के तहत 60 से 90 दिनों के भीतर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश करने, ई साक्ष्य तैयार कर एसआईटी जनरेट करने और मेडली पार पोर्टल के जरिए एमएलसी और
पीएमआर भेजने वाले थाना प्रभारियों की सेवा पुस्तिका में प्रशंसा दर्ज की गई। उत्कृष्ट कार्य के लिए निरीक्षक मान कुंवर सिदार, प्रदीप आर्य, वाईपी सिंह और दामोदर मिश्रा समेत कई अधिकारियों को प्रोत्साहित किया गया। वहीं ई साक्ष्य तैयार कर उसे संबंधित अपराध से जोड़ने में बेहतर काम करने वाले 10 पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों को 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। कुल 5000 रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की गई। लेकिन दूसरी तरफ लापरवाही पर सख्ती भी दिखाई। तय 60 से 90 दिनों के समय सीमा में चालान पेश नहीं करने वाले 18 थाना प्रभारियों को चेतावनी दी गई। डिजिटल हस्ताक्षरित एफआईआर और चार्जशीट को CCTNS में अपलोड नहीं करने और ई सबूतों संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं करने पर भी सेवा पुस्तिका में चेतावनी दर्ज की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कर दिया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत तय प्रक्रिया और समय सीमा का पालन जरूरी है। आगे भी अगर लापरवाही दोहराई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यानी बिलासपुर पुलिस में अब बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहन और लापरवाही करने वालों पर कार्यवाही दोनों साथ साथ चलेंगे। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेंज पुलिसिंग को तकनीक से जोड़कर अपराध नियंत्रण का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है। सशक्त मोबाइल ऐप अब पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने का माध्यम बनेगा। बैठक में आईजी रामगोपाल गर्ग ने ऐप के अधिकतम इस्तेमाल के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अपराधियों के खिलाफ पुलिस की रणनीति अब डिजिटल होती जा रही है। सशक्त एप्लीकेशन के जरिए पुलिस संवेदनशील इलाकों से लेकर संदिग्ध गतिविधियों तक नजर रखने की तैयारी में है। पेट्रोलिंग टीमों की गतिविधियों की मॉनिटरिंग के साथ ही बाजार, चौक चौराहों और भीड़ वाले इलाकों में निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा सूचना तंत्र को मजबूत करने में होगा। बाजार, पार्किंग, निजी स्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर तैनात कर्मचारी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस तक पहुंचा सकेंगे। यानी किसी घटना के बाद पुलिस के पहुंचने के साथ साथ घटना से पहले सूचना जुटाने पर भी फोकस रहेगा। सशक्त मोबाइल एप्लीकेशन ये हमारे पुलिस जवानों के लिए है, जिससे कि वो कोई भी बाइक या मोटर व्हीकल को देखकर ये चेक कर सकते हैं कि वह चोरी का है या नहीं। तो जितने भी हमारे पेट्रोलिंग्स हैं या जितने भी पार्किंग पर लगे हमारे जो जवानों की ड्यूटी लगती है, बाज़ार में ड्यूटी लगती है, उन सबको आज हमने निर्देशित किया है कि सशक्त मोबाइल एप्लीकेशन का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर चेक करें ताकि जो चोरी हुए वाहन हैं उनको रिकवरी हो सके। आईजी रामगोपाल गर्ग ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सशक्त ऐप का इस्तेमाल सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि इसे जमीनी पुलिसिंग का हिस्सा बनाया जाए। तकनीक के जरिए पुलिस की मौजूदगी, सूचना तंत्र और रिस्पांस टाइम तीनों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। आज मीटिंग लेकर जितने भी नोडल अधिकारी हैं जिलों के, उनको जो डाटा एंट्रीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है उनको कंप्लीट करने, और जो हमारे प्राइवेट लोग हैं जो कि चाहे पार्किंग पे लगे हों या कई जगहों पर रहते हैं, उनको भी इस मोबाइल ऐप में रजिस्टर कराने के लिए निर्देशित किया है ताकि वो लोग पुलिस के हैंड की तरह काम करें और पुलिस की इस अपराध को जो रोकने की मुहिम है उसमें अपना योगदान दे सकें। अब आने वाले दिनों में रेंज की पुलिसिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पुलिस की नजर जहां संवेदनशील इलाकों पर रहेगी, वहीं आम नागरिक और निजी संस्थानों से मिलने वाली सूचनाएं भी अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएंगी। तकनीक और जन भागीदारी के इस तालमेल से पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में तेज मदद मिलने की उम्मीद है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शहर के श्री शिशु भवन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी उच्च स्तरीय चिकित्सा विशेषज्ञता और मानवीय संवेदनाओं की मिसाल पेश की है। नवजात को दुर्लभ और जानलेवा बीमारी से उबार कर डॉक्टरों ने नया जीवन दिया है। नवजात लगभग 1 सप्ताह तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर था। मुंगेली जिले के लोरमी डोंगरी पारा निवासी गौसिया परवीन के शिशु का जन्म 3 जुलाई को हुआ था। जन्म के तुरंत बाद से ही नवजात की हालत बिगड़ने लगी और उसे सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी। दोनों नासिका मार्ग बंद होने के कारण भीतर में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिजन उसी दिन मासूम को बिलासपुर के श्री शिशु भवन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत गिरी के नेतृत्व में तुरंत इलाज शुरू किया गया। मामले की जानकारी देते हुए चिकित्सकों ने बताया कि
बिलेटरल कोएनल एट्रेसिया नवजात शिशुओं में पाई जाने वाली एक बहुत ही दुर्लभ जन्मजात बीमारी है। इसमें नाक के दोनों पिछले रास्ते जन्म से ही बंद होते हैं। चूंकि नवजात शिशु शुरुआती दिनों में मुख्य रूप से नाक से ही सांस लेते हैं, इसलिए दोनों रास्ते बंद होने पर सांस का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है। समय पर इलाज न मिले तो ये स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। एक दुर्लभ बीमारी होती है जिसे कॉर्नियल एट्रेसिया कहते हैं। इसमें बच्चे को नाक का जो पीछा हिस्सा है वो अवरोधित होता है। ये बोन के रूप में हो सकता है अवरोध, या किसी मेम्ब्रेन के रूप में हो सकता है। दुर्लभ बात ये थी कि आमतौर पे ये यूनिलैटरल होता है, जिसमें इस तरह का जो प्रेजेंटेशन है, मतलब सांस की दिक्कत जो है कुछ दिनों बाद सामने आती है। बट इस बच्चे में चूँकि ये दोनों नेज़ल पैसेज में समस्या थी, इसलिए ये बर्थ के तुरंत बाद ही ये समस्या चालू हो गई। हमने इमीडिएटली बच्चे को इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर में डाला और हमारे कोशिश ये थी कि जितना जल्दी हो सके बच्चे का ऑपरेट करा सकें। चूँकि ये दुर्लभ बीमारी थी और इसका ऑपरेशन भी बड़ा जटिल होता है, तो ये प्लान करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था हमारे लिए। ऐसे मामलों में सबसे पहली प्राथमिकता नवजात के ऑक्सीजन स्तर और सांसों को स्थिर करना होता है। बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। लगभग 1 सप्ताह तक वेंटिलेटर पर स्थिर करने के बाद विशेषज्ञ सर्जिकल टीम ने बंद नासिका मार्ग को खोलने के लिए एक जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया। सर्जरी के बाद भी लगभग 30 दिनों तक शिशु को NICU में सतत निगरानी और विशेष नर्सिंग केयर में रखा गया। इस तरह के ऑपरेशंस में कई बार सक्सेस भी नहीं मिलती, बट उन्होंने मैं ये कहूँगा कि एक जीवनदाता के रूप में बच्चे का ऑपरेट किया और बच्चा करीब ऑपरेशन के बाद भी 5-1 दिन वेंटिलेटर पे रहा और धीरे धीरे सुधार हुआ उस बच्चे का। इसको सवाएँ करीब 1 हफ्ते लग गए। उसके बाद हमने बच्चे को माता पिता के साथ ही रखा। ऑपरेशन के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, माँ के साथ है, माँ के आंचल से दूध पीता है और आज खुशी की बात यह है कि बच्चा डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो एक सब कुछ पूरे एक टीम वर्क की तरह हमने काम किया और उसका रिज़ल्ट वाकई में ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहिए, हमारी संस्था को भी पूरा क्रेडिट जाता है और उनके माता पिता को भी जिन्होंने पूरा हमारे ऊपर भरोसा दिलाया है। पता चला कि सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा लेने में दिक्कत हो रहा है। उसके बाद पता चला कि अनुराग सर आए देखने के लिए, पता चला कि बच्चे में नाक के पर्दा बंद था, ऐसे बोल रहे थे और बोल रहे थे मतलब इसका CT स्कैन करवाओ, उसके बाद फिर इसको पता चलेगा क्या है प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उसे पता करे तो इसमें झिल्ली बता रहे थे CT स्कैन में। सबको मतलब दीपक सर भी बोले कि हम अपन सबसे प्रयास करते हैं, जो भी बन पाएगा तो उससे करके। और अच्छा प्रयास किए दीपक, गिरी सर और दीपक सर, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करता हूँ। गिरी सर का, दीपक सर का, जो हमारे बच्चे के आदमी जिंदगी दिए हैं। और ये शिशु भवन बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं, ज़िंदगी देने के लिए बहुत अच्छे है। यहाँ बच्चा बहुत अच्छा, बहुत स्वस्थ है बच्चे बहुत अच्छा हंस के रही है। दीपक सर की वजह से और गिरी सर की वजह से बहुत अच्छा हंस के रही है। नई ज़िंदगी मिला दीपक सर के वो गिरी सर की वजह से। यहाँ जितने भी स्टाफ है, यहाँ रवि सर, गिरी सर, जितने भी स्टाफ हैं, सबका मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मतलब ना यहाँ हम लोग यहाँ बच्चे को लेके आए थे शिशु भवन कि ठीक हो जाएगा करके। यहाँ के सर लोग बहुत प्रयास किए मेरी बेटी को ठीक करने के लिए। उन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मेरी बेटी को ठीक करके दिए हैं। यहाँ से मैं ठीक होके जा रही है मेरी बेटी। सच में आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सबका सपोर्ट है, डॉक्टर लोग का सबका सपोर्ट हुआ है। मेरी बेटी ठीक हो गई, अच्छे से हो गई। हम लोग तो हार मान गए थे कि मेरी बेटी ठीक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी करके। लोग का सच में सबका शुक्रिया करती हूँ कि मेरी बेटी ठीक हो गई है। इस बेहद चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील उपचार प्रक्रिया को सफल बनाने में डॉक्टर श्रीकांत गिरी के साथ डॉक्टर रवि द्विवेदी, डॉक्टर अंकित ठकराल, डॉक्टर प्रणव अंधारे, डॉक्टर विशाल मांझी और डॉक्टर मोनिका जायसवाल की संयुक्त भूमिका रही। वहीं अस्पताल प्रबंधक नवल वर्मा के मार्गदर्शन में नर्सिंग एवं सपोर्ट स्टाफ ने दिन रात बच्चे की देखभाल की। 30 दिनों के संघर्ष और बेहतर इलाज की बदौलत जब 8 अगस्त को मासूम को पूरी तरह स्वस्थ घोषित कर अस्पताल से छुट्टी दी गई तो उसके माता पिता की आंखें
खुशी से छलक उठी। परिजनों ने श्री शिशु भवन की पूरी मेडिकल टीम और स्टाफ का दिल से आभार व्यक्त किया। मेडिकल टीम का यह प्रयास न केवल एक परिवार की उम्मीद बनकर उभरा, बल्कि बिलासपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक प्रेरणादायक मिसाल भी बना है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। जिस मोबाइल के वापस मिलने की उम्मीद लोगों ने छोड़ दी थी, वही मोबाइल आज फिर उनके हाथों में पहुंच गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे चेतना अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस ने अर्पण कार्यक्रम आयोजित कर करीब 30 लाख रुपए कीमत के 202 गुम मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए। मोबाइल की तलाश एसएसयू यानी साइबर सेल की टीम ने तकनीकी संसाधनों और लगातार प्रयासों से की। पुलिस के मुताबिक साल 2026 में अब तक 1250 गुम मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई और उन्होंने पुलिस का आभार जताया। वहीं कार्यक्रम में साइबर फ्रॉड से बचाव और संचार साथी ऐप को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। शहर में बोलबम के जयकारों और अपार भक्ति भावना के साथ भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। छठ घाट से शुरू हुई यात्रा में हजारों शिव भक्तों ने हिस्सा लिया। गाजे बाजे और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं का काफिला 10 किलोमीटर का सफर नंगे पैर तय करते हुए सरकंडा के प्रसिद्ध श्री नंदेश्वर मंदिर पहुंचा, जहां विधि विधान से शिवलिंग पर पवित्र जल अर्पित कर अभिषेक किया। रविवार सुबह यह कांवड़ यात्रा पूरे शहर में भारी श्रद्धा, उत्साह और आकर्षण का केंद्र बनी रही। यात्रा का मुख्य आकर्षण इसमें हर वर्ग और उम्र के लोगों का एक साथ जुड़ना रहा। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी नंगे पांव कंधे पर कांवड़ लिए झूमते गाते नजर आए। छठ घाट पर अरपा नदी से कांवड़ में जल भरकर निकले भक्तों का उत्साह 10 किलोमीटर के पूरे पैदल मार्ग पर देखते ही बन रहा था। बारिश में भीगते रास्ते भर जय भोलेनाथ और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल धर्ममय हो गया। श्रद्धालुओं के चेहरे पर भक्ति और आनंद का भाव नजर आ रहा था। ये कांवड़ यात्रा छठ घाट तोरवा पुल से निकाली गई है और ये चौथा वर्ष है और भक्तों का अपार भीड़ है। और ये कांवड़ यात्रा तोरवा, जगमल चौक, गांधी चौक, हट्टी चौक, गोल बाजार चौक, देवकीनंदन चौक, महामाया चौक होते हुए नूतन चौक होते नंदीश्वर सार्वजनिक शिव मंदिर सरकंडा में यहाँ पे जलाभिषेक किए हैं। पिछले कुछ सालों से शहर में वंदे मातरम संगठन की यह कांवड़ यात्रा धार्मिक उत्सव की परंपरा बन चुकी है। आकर्षक झांकियां और मनमोहक कांवड़ लेकर चल रहे भक्त आनंदित हुए। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती इस विशाल कांवड़ यात्रा का जगह जगह स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यह वंदे मातरम संगठन की तरफ से निकाली गई है। 4 वर्ष होने जा रहे हैं इसको। हम हर साल इसको निकालते हैं, ठीक है। ये छठ घाट से नंदेश्वर महादेव मंदिर तक आई है और सारे श्रद्धालु हर साल ऐसे ही आते हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं सभी कोई अपनी अपनी मनोकामना लेकर बाबा महाकाल के दरबार में चलकर अपनी अपनी श्रद्धा मनोकामना पूर्ण करवाने यहाँ कांवड़ लेकर के आए हैं। यह कांवड़ वंदे मातरम संगठन की ओर से छठ घाट से यात्रा प्रारंभ होकर आज सरकंडा नंदेश्वर महादेव में समापन हुई है। यह यात्रा पूर्व 4 वर्ष से किया जा रहा है। इस साल जो भव्यता है यह हमेशा लगातार ऐसी भव्यता बने रहे। गुरु नानक चौक, जगमल चौक, गांधी चौक, गोल बाजार, सिम्स चौक और देवकीनंदन चौक से होते हुए सीपत चौक समेत कई स्थानों पर भक्तों के लिए शीतल जल, फल और जलपान की व्यवस्था की गई थी। यात्रा के सरकंडा स्थित नंदेश्वर मंदिर पहुंचने पर संपूर्ण मंदिर परिसर शिव भक्ति के रंग में रंग गया। भक्तों ने कतारबद्ध होकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ ही इस भव्य एवं अनुशासित कांवड़ यात्रा का सफलतापूर्वक समापन हुआ। दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और क्रीड़ा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने चुनावी राजनीति में उतरने की इच्छा साफ कर दी है। बिलासपुर प्रेस क्लब के पहुना कार्यक्रम में सवन्नी ने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी करती है, लेकिन पार्टी मौका देगी तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगे। बिल्हा की राजनीति, संगठन और विकास के मुद्दों पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। करीब 4 दशक के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि जिला महामंत्री से प्रदेश महामंत्री तक उन्होंने संगठन
संगठन का दायित्व निभाया है। क्रेडा अध्यक्ष के तौर पर सौर ऊर्जा को लेकर किए जा रहे कामों को उन्होंने सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उनका दावा है कि प्रदेश में करीब 1.5 लाख सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। सवन्नी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और जल जीवन मिशन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा आने वाले समय में गांव, किसान और आम परिवारों की बड़ी जरूरत बनने वाली है। तो पार्टी की तरफ से जो भी दायित्व और सरकार की तरफ से भी जो भी अवसर दायित्व दिया गया, उसको 100% कैसे निर्वाह करें, इसको टारगेट करके मैं हमेशा अपने काम को करता हूं। और आने वाले समय पर भी निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार इस प्रदेश में काम कर रही है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ में और अधिक बेहतर प्रदर्शन भी करेगी और विकास की भी जो अपेक्षाएं यहाँ की जनता को है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। पदोन्नति के बाद कई डॉक्टरों के अनियंत्रित तबादले से फैकल्टी के कुछ पद रिक्त हुए हैं, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। मामले पर सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है। रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए शासन को मांग पत्र भेज दिया गया है। आगामी पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होते ही सिम्स को नए डॉक्टर व फैकल्टी सदस्य फिर मिल जाएंगे, जिससे मरीजों को फिर से सुचारू व बेहतर इलाज मिल सकेगा। फैकल्टी की कमी के बारे में पूछा। कुछ कमी अवश्य है, कुछ अभी पदोन्नति उपरांत ट्रांसफर भी हुए हैं, लेकिन जो सह से सहायक और सहायक से फिर आगे प्रमोशन होंगे, उसमें भी सिम्स का ध्यान रखा जाएगा। उस हेतु पत्र, अनुरोध पत्र, मांग पत्र भेज दिया गया है। उम्मीद है कि नए डॉक्टर भी शीघ्र आएंगे। पदोन्नति उपरांत स्थानांतरण होकर बाहर जाते हैं, तो जब प्रमोशन होता है तो नए जो शिक्षक आएंगे, उनमें सिम्स का भी ध्यान रखा जाए, इस हेतु मांग पत्र भेज दिया। शहर का गोड़पारा काफी पुराना रिहायशी इलाका है, जहां वक्त के साथ व्यावसायिक गतिविधियां काफी बढ़ गई है। पुराने समय में ईंट छत की ढलाई से छत ईंट गारे से हुआ करती थी। ऐसे पुराने और जर्जर हो चुके बड़ी संख्या में मकान भवन देखे जा सकते हैं। इन कलातीत मकानों से आसपास रहने वाले लोगों को खतरा बना हुआ है। गोड़पारा में कई मकान जर्जर होकर गिरने की स्थिति में है। समय रहते मरम्मत नहीं की गई, अब इन खंडहरों से मलबा गिरने लगा है, जिससे हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। मकान मालिक तोड़ने के बजाय उसे यूं ही छोड़ दिए हैं, जिससे वार्ड में रहने वालों और राहगीरों को इसके गिरने का डर सताता है। बारिश के मौसम में लगातार पानी में भीगने से जर्जर मकानों के गिरने का खतरा काफी बढ़ गया है। गहरी दरारें, जगह जगह से उखड़ी दीवारें देखकर राहगीर सहम जाते हैं। आसपास मंडराता खतरा और दुर्घटना को लेकर वार्ड पार्षद गंभीरता नहीं दिखा रहे। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी भी शहर के जर्जर मकान भवनों को तोड़ने कार्यवाही नहीं करते। नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि अगर भविष्य में इससे कोई हादसा है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये थी हमारी लोकसभा की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के बुलेटिन के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।